नमस्कार बच्चों, कक्षा नवम की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंदर पिछली क्लास के अंदर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने 5 संधियों का जिक्र किया था। संधि प्रकरण पढ़ाया था आपको। संधि प्रकरण के अंदर आपके पाठ्यक्रम के अंदर अच संधि का उल्लेख है। तो मैंने आपको अच संधि के बारे में बताया था। अच संधि कि पहले बात हमने संधि की परिभाषा बताई, संधि के भेदों के बारे में जाना। संधि के 3 भेद, हल अच संधि जिसको स्वर संधि के नाम से जानते हैं, हल संधि जिसको व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, और विसर्ग संधि। जो कि बच्चों आपको ध्यान में होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम में अच संधि का ही उल्लेख है। और अच संधि में भी हमने आपको 8 भेद बताए थे। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। इसमें से बच्चों पूर्व रूप और पर रूप स्वर संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और प्रकृति भाव भी नहीं है। तो मैंने आपको 5 संधियों का उल्लेख करके उसको विस्तार रूप से उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया था बच्चों। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और उस संधियों का हम लोग आपस में है जो ट्रायल करेंगे, उसका जो जितने भी एग्जाम्पल है उसको आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके उसका लर्न करेंगे। निश्चित रूप से जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ही आपकी संधि में विकास होगा। तो लीजिए बच्चों, आज आप और हम मिलकर के दूसरा नया प्रकरण शुरू करते हैं और प्रकरण का नाम है कारक प्रकरण, जो कि आपकी कक्षा नवम की पाठ्यक्रम में दे रखा है। कारक प्रकरण बच्चों, कारक के बारे में आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और संस्कृत में भी पढ़ा होगा। तो लीजिए बच्चों, आज हम लोग एक अलग तरीके से कारक प्रकरण को शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। कारक की परिभाषा क्या है बच्चों? परिभाषा जो हमारी संस्कृत परिभाषा है, नंबर 1 संस्कृत परिभाषा, वो आपके सामने लिखने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत जो परिभाषा है वो है क्रिया जनकत्वम इति कारकम। इति कारकम, क्रिया का जो जनक होता है उसको कारक कहा जाता है। बच्चों देखिएगा, यहां पे क्रिया जो शब्द है वो मुख्य शब्द रहेगा। क्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम क्रिया की बात करते हैं। क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए। करना या होना पाया जाए, वो बच्चों क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो बच्चों क्रिया के साथ में अब इसका हिंदी देखिएगा, क्रिया जनकत्वम इति कारकम। इसकी हिंदी परिभाषा अगर हम जानेंगे तो हिंदी परिभाषा यह है इसकी, क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट सीधा संबंध हो, साक्षात संबंध हो। क्या हो? रिलेशन हो, संबंध हो। क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो, साक्षात संबंध हो, वह बच्चों कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। समझ में आया ना? जिस शब्द का क्रिया के साथ में डायरेक्ट संबंध हो, सीधा संबंध हो, वो बच्चों कारक कहलाता है। हिंदी की दृष्टि से इसकी परिभाषा हो गई है। और यदि संस्कृत में इसका हम लोग इसका डेफिनेशन देना चाहते हैं तो सीधा संबंध ये है, क्रिया जनकत्वम इति कारकम। क्रिया के जनक को हम कारक कहते हैं। तो लीजिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसको और समझने के लिए इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग।
जैसे कि इन्होंने कहा क्रिया के साथ में संबंध कैसा होगा, एक एग्जांपल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। रामः पुस्तकम पठति, एक वाक्य ये है बच्चों। दूसरा है रामः हरे पुस्तकम पठति। लीजिए बच्चों इस वाक्य को देखिएगा, रामः पुस्तकम पढ़ती, या बच्चों क्रिया क्या है, क्रिया जो है वो पठती, क्या है, पठती। बच्चों हिंदी के अंदर क्रिया को जानना होता है तो हमें जो क्रिया का जो अंतिम शब्द जो होता है वो ना से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि करना, होना, पीना, खाना, लिखना, पढ़ना, हंसना, ये सबके पीछे ना जो लगा होता है वो क्रिया को एक पहचान है, उसको क्रिया कहते हैं। बच्चों संस्कृत में भी एक क्रिया जो होती है उसको हम धातु के रूप में भी जानते हैं। क्रिया का अपर नाम या संस्कृत नाम उसको धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और अंग्रेजी में बच्चों उनको वर्ब के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो क्रिया है आपकी पठती। क्या है, पठती। बच्चों संस्कृत में संभवतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है, ध्यान दीजिएगा। अब पठती क्रिया के साथ में राम का और पुस्तक का संबंध है। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि राम का संबंध इस पठती क्रिया के साथ में है और पुस्तक का भी संबंध इस क्रिया के साथ में है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। दोनों शब्दों का संबंध इस क्रिया से है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों कारक। तो इसमें क्या क्या कारक हो गए, एक तो राम और एक पुस्तक। अर्थात बच्चों हम इसको ये कह सकते हैं कि उपर्युक्त वाक्य में, उपर्युक्त वाक्य में राम, रामः एवं पुस्तकः, पुस्तकम शब्द का संबंध पठती क्रिया से होने के कारण राम व पुस्तक दोनों कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। अब आपको बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कारक किसे कहते हैं, यानी क्रिया के साथ में जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। तो यह राम और पुस्तक का संबंध क्रिया के साथ में है, क्रिया है हमारी पठती। क्या कौन पढ़ता है, कि राम पढ़ता है, संबंध है कि नहीं है। और क्या पढ़ता है, कि पुस्तक पढ़ता है, वो संबंध है कि नहीं है। दोनों शब्द जो है वो कारक कहलाएंगे। समझ में आ गया ना। अब देखो एक अगला वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको ये देखना है कि उसमें क्या होगा। जैसे कि अगला वाक्य में है रामः हरे पुस्तकम पठति। राम क्या करता है, हरि के द्वारा पुस्तक पढ़ता है। तो हरि शब्द का संबंध इस क्रिया से नहीं है, हरि शब्द का संबंध इस क्रिया से नहीं है। अब पढ़ता कौन है, कि राम। क्या पढ़ता है, कि पुस्तक। जब ये तो क्या हो गई, आपके कारक हो गए, लेकिन हरि के द्वारा मतलब हरि से पढ़ता है वो, तो हरि से पढ़ता है इसका मतलब हरि और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस वाक्य में जरा इसको वापस देखिएगा स्पष्ट शब्दों में, रामः हरे पुस्तकम पठति। उपर्युक्त वाक्य में बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में हरे शब्द का
पठती क्रिया से कोई संबंध नहीं है, कोई साक्षात संबंध नहीं है। आप यूं कह सकते हो यहां पे कोई साक्षात या सीधा संबंध नहीं है। अतः हरेक शब्द कारक नहीं कहलाएगा, कारक नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों आपको? तो ये देखिएगा, क्रिया के साथ में जिसका संबंध होता है, सीधा डायरेक्ट संबंध होता है, वो कारक कहलाता है। तो लीजिए बच्चों, हमने कारक की परिभाषा को जाना। अब हमें यह जानना है कि कारक है जो उसके भेद कितने होते हैं। तो बच्चों संस्कृत में एक श्लोक है, कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदानम संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणो इत्याहु अधिकरणो इत्याहु कारकाणि छठ। बच्चों इस श्लोक के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कारक के भेद कितने हैं। देखिए बच्चों, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। आपके सामने नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 अधिकरण इत्याहु कारकाणि छठ। कितने कारक हैं बच्चों? 6। इस श्लोक का तात्पर्य है कर्ता, कर्म, कर्ण और संप्रदान, अपादान और अधिकरण इत्याहु, इस प्रकार से आहु है कहे गए हैं कारकाणि छठ, 6 कारक। कितने कारक बताए गए हैं? 6 कारक। पाणिनि महोदय ने कारकों की संख्या 6 बताई है, जिसको इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वापस सुनिएगा, कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणो इत्याहु कारकाणि छठ। 6 कारक बताए गए हैं बच्चों। तो बच्चों एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में, हिंदी के अंदर कारकों की संख्या 8 बताई गई है। बच्चों हिंदी के अंदर कारकों की संख्या कितनी बताई है? हिंदी में कारक 8 बताए गए हैं, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या ऊपर लिखित कितनी बताई गई है? 6 बताई है। कितनी बताई है बच्चों? 6 बताई है। अब इसमें 2 का डिफरेंस जो होता है वो कहाँ होता है? तो संस्कृत वाले यहाँ पे जब हम विभक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, विभक्ति लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि जो एक तो आपके हो गया कर्ता कारक, दूसरा जो आपका हो गया कर्म कारक, दूसरी विभक्ति, तीसरा जो आपका हो गया करण कारक, चौथा जो हो गया आपका संप्रदान, पांचवा जो आपका हो गया अपादान, छठा जो हिंदी की दृष्टि से आपका हो गया संबंध, और सातवां जो हो गया आपके अधिकरण, और आठवां जो हिंदी की दृष्टि से हो गया आपका संबोधन। बच्चों हम लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और हमने ये कहा कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, जबकि मैंने आपको इस बोर्ड श्याम पट पर मैंने जो है ना श्वेत पट पर 8 कारकों के नाम दिए हैं। बच्चों ये 8 कारक में से ये संबंध जो है
यह कारक की श्रेणी में संस्कृत की दृष्टि से नहीं आता है और संबोधन भी नहीं आता है, क्योंकि बच्चों इसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता है। क्रिया के साथ क्या नहीं होता है बच्चों? साक्षात संबंध नहीं होता है। साक्षात संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक नहीं है। संबोधन भी, उसका भी क्रिया के साथ में साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए उसको भी कारक की श्रेणी में नहीं रखा है बच्चों। इसलिए संबंध और संबोधन को विभक्ति के रूप में पढ़ने के लिए या व्यवहारिक ज्ञान में कारकों को पढ़ने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से कारकों की संख्या 6 बताई गई है, लेकिन व्यवहारिक संस्कृत को पढ़ने के लिए संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में पढ़ा जाता है, लेकिन माना नहीं जाता है। तो ये विभक्ति, जैसे कर्ता कारक में विभक्ति बच्चों होगी आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी होगी बच्चों? प्रथमा विभक्ति। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी और संबंध में षष्ठी, और अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन जो है अष्टमी विभक्ति। संबोधन जिसको किसी को आहूत करने के लिए, संबोधन करने के लिए पुकारते हैं, उसके अंदर ये संबोधन कारक यानी कि संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिएगा, इसी के साथ में हम देखेंगे इस कारकों के चिन्ह क्या क्या है, वो इसके सामने मैं लिख रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप। कर्ता जो कारक है इसका चिन्ह हो जाएगा बच्चों ने। कर्म का चिन्ह जो है बच्चों हो जाएगा को। क्या हो जाएगा? को। लीजिए बच्चों, करण का चिन्ह जो है वो है के द्वारा या से। संप्रदान का जो चिन्ह होता है बच्चों के लिए। अपदान का जो चिन्ह होता है बच्चों से पृथक यानी कि अलग होने की स्थिति में। संबंध का जो चिन्ह होता है बच्चों का, के और की। अधिकरण का जो चिन्ह होता है बच्चों में या फिर पर। और संबोधन का है, अरे, हो, इस प्रकार से भो संस्कृत में कहते हैं बच्चों। ये इन कारकों के चिन्ह मैंने आपको बताए। तो बच्चों ये थे कारकों के नाम, जिसमें मैंने कहा संबंध और संबोधन को व्यवहारिक संस्कृत पढ़ने के लिए कारक के रूप में इसको गिना जाएगा, पढ़ा जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? पाणिनि महोदय के अनुसार संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 बताई है, जिसको हमने इस श्लोक के माध्यम से पढ़ा था। कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपदानो अधिकरण इत्याहु कारकाणि 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण, इस प्रकार से ये 6 कारक होते हैं। तो बच्चों इस 6 कारकों में मैंने कहा था कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने से इंगित करते हैं। कर्म का चिन्ह जो है को से इंगित करते हैं, और करण का जो चिन्ह है के द्वारा या फिर से, उससे इंगित करते हैं। और संप्रदान के लिए और अपदान से अलग होना या पृथक होना। और संबंध का के, की, अधिकरण में पर, और संबोधन है हे, अरे, हो, भो के नाम से उनको जाना जाता है। तो बच्चों हमने आज जो शुरू किया था कारक प्रकरण। कौन सा शुरू किया था? कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंदर हमने कारक की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, कारक किसे कहते हैं। तो हमने कहा था क्रिया जनकत्वम इति कारकम, क्रिया के साथ में जिसका साक्षात संबंध होता है वो कारक कहलाता है। तो जहां से हमने क्लास शुरू की थी उसको जरा वापस देखिएगा। हमने कहा था क्रिया जनकत्वम इति कारकम, यानी कि हिंदी परिभाषा के अनुसार क्रिया के साथ में जिसका सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। यानी क्रिया का तात्पर्य हमने ये बताया था
किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। फिर हमने कहा जैसे कि राम पुस्तकम पढ़ती, तो देखो राम का संबंध पुस्तक से है और राम का संबंध पढ़ती क्रिया से है और पुस्तक शब्द का भी संबंध पढ़ती क्रिया से है। दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कारक कहलाएंगे। तो बच्चों देखिएगा, इसके बाद में हमने कहा था रामा हरे पुस्तकम पढ़ती, या हरि शब्द जो है इसका संबंध पढ़ती क्रिया से नहीं होने के कारण हरे शब्द के अंदर इसका साथ साथ संबंध नहीं होने से यह यहाँ पे कारक नहीं कहलाएगा। उसके बाद में बच्चों हमने कहा था कि ये श्लोक के माध्यम से 6 कारक बताए गए हैं। कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदान तथैव च संपदाने अधिकरणो इत्याहु कारकाणि छठ, अर्थात हिंदी के माध्यम से कारकों की संख्या 8 बताई गई है, लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या 6 बताई गई है। फिर मैंने यहाँ पे 8 कारक लिखे, तो मैंने कहा बच्चों ये संबंध और संबोधन जो है कारक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। व्यवहारिक संस्कृत हमारे इस पढ़ने के लिए इनको पढ़ा जाएगा, लेकिन उसकी कारकों की श्रेणी में यह 6 कारक ही माने जाएंगे। और इनके चिन्ह जो मैंने बच्चों आपको इनके सामने लिखे हैं, तो इस प्रकार से आज जो हम ये कारक का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले इस कारक के अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।